हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है 65 पार का सफ़र। टेलीविज़न का ये विज्ञापन उन्हें कहीं बहुत गहरे से हिला देता है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, प्यास सबको लगती है। अगर वो इस विज्ञापन को लिखती तो इसमें कुछ वाक्य और जोड़ती। प्यास ही नहीं, भूख भी सबको लगती है। हर उम्र में इंसान की देह की गंध भी सबको छूती है और चाहत भी सब में होती है। उम्र 65 की हो गई है। मौत का डर हर वक्त सताता है। ये जानते हुए भी कि मौत तो एक दिन सबको आती है, फिर उससे डर क्यों? नहीं, गीता की आत्मा वाली बात में उनकी आस्था नहीं है कि आत्मा को ना आग जला सकती है, ना मौत मार सकती है, ना पानी गला सकता है। सब झूठ लगता है उन्हें। शरीर में स्वतंत्र आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं लगता और शरीर को ये सब व्यापते हैं तो आत्मा को भी जरूर व्यापते होंगे। धर्मशास्त्र आदमी को हमेशा बरगलाया क्यों करते हैं? सच को सच क्यों नहीं मानते और कहते? वो अपने आप से बतियाने लगती हैं। दार्शनिकों की तरह चौथी मंजिल के इस फ्लैट में सारे सुख साधन मौजूद हैं। एक कमरे में एयर कंडीशनर, दूसरे में कूलर, काफी बड़ी लॉबी, लॉबी से जुड़े दोनों कमरे, किचन, बाथरूम। बरामदे में जाने का सिर्फ एक रास्ता। बरामदे में 3 दूसरे फ्लैटों के अलावा चौथा लिफ्ट का दरवाजा है। इस विशाल इमारत के चारों तरफ ऊंची चारदीवारी, पक्का फर्श, गेट पर सुरक्षा गार्ड, गार्ड रूम में भी फोन। गार्ड आगंतुक से पूछताछ करते हैं, दस्तखत कराते हैं। फोन से फ्लैट वाले से पूछा जाता है कि फला साहब मिलने आना चाहते हैं, आने दें। इस फ्लैट में ऐसा क्या है जो पति उन्हें ना देकर गए हों? मौत से पहले उन्होंने उसके लिए सब जुटा दिया और एक दिन हंसी हंसी में कहा था उन्होंने, आराम से रहेगी हमारे बिना। तो वो क्रुद्ध हो गई थी। ठीक है कि मुझे धर्म कर्म के ढोंग में विश्वास नहीं है, पर मैं मरना सुहागन ही चाहूंगी। मेरी अर्थी को आपका कंधा मिले। हर भारतीय नारी की तरह ये मेरी भी दिली आकांक्षा है। पर आकांक्षाएं और चाहतें पूरी कहाँ होती हैं? उनके 2 बेटे हैं। एक ने आईआईटी में उच्च शिक्षा पाई तो दूसरे ने आईआईएम में। लड़की ने रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में शिक्षा पाई। तीनों में से कोई भी अपने देश में रुकने को तैयार नहीं हुआ। सबको आज की चकाचौंध ने चौंधिया रखा था। सब कैरियर बनाने विदेश चले गए और उनकी चाहत धरी की धरी रह गई। पति से बोली भी थी, लड़की को शादी के बाद ही जाने दो बाहर, कोई गलत कदम उठ गया तो बदनामी होगी। पर लड़की का साफ कहना था, वहीं कोई पसंद आ गया तो कर लूंगी शादी। अपने जैसा ही चाहिए मुझे, सुंदर, स्मार्ट, पढ़ा लिखा, वैज्ञानिक दृष्टि वाला। लड़कों ने भी उनकी नहीं सुनी। पहले करियर, बाद में शादी, ये कहकर विदेश गए और बाद में शादी कर ली, पर बाप से पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। इस फ्लैट में अकेले वो दोनों ही रह गए। उस रात अचानक पति के सीने में दर्द उठा। वो घबराई, डॉक्टर को फोन किया। अस्पताल से एम्बुलेंस आए उससे पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ले ली। बच्चों को फोन किया तो दोनों ने फ्लाइट्स ना मिलने की बात कही और बताया कि आने में 1 सप्ताह लगेगा। सब कुछ खुद ही निपटवा लें किसी तरह। उन्होंने पूछा भी था कि कैसे और किस से कराएं दाह संस्कार, पर कोई उत्तर नहीं मिला उन्हें। बच्चे आए, बाकी के कर्म कांड जल्दी से निपटाए और फिर एक दिन बोले, पापा लापरवाह आदमी थे। इस उम्र में तेल घी छोड़ देना चाहिए था, पर वो तो हर वक्त यहाँ दीवान पर लेटे लेटे या तो किताबें अखबार पढ़ते या फिर टीवी पर खबरें सुनते रहते। उन्होंने तो कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था। ऐसे लाइफस्टाइल का यही हश्र होना था। वो तो सब्जी भाजी तक नौकरानी से मंगाते। इस्तेमाल की चीजें दुकानों से फोन करके मंगवा लेते। कहीं इस तरह जीवन जिया जाता है? कहते तो ठीक थे बच्चे, पर उनके अपने तर्क होते थे। वो कहते, ये महानगर है सुरभि, यहाँ बेमतलब कोई न किसी से मिलता है, न मिलना पसंद करता है। किसे फुर्सत है जो ठल्लुओं से बतियाए? ठल्लुए शब्द उन्हें बहुत खलता। आखिर उनके अपने दफ्तर के भी तो लोग हैं। उनमें भी 2-3 रिटायर व्यक्ति हैं।
उन्हीं के पास जा बैठे। अगर ये ठलुए हैं तो वो कौन सा पहाड़ खोद रहे होंगे। कहा तो बोले, सबने कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लिया है, किसी को फुर्सत नहीं है। तो आप भी ऐसा कुछ करने लगिए, सुरभि ने कहा था। नहीं करना, अपने पास अब सब है। पेंशन तुम्हें भी मिलती है और मुझे भी। बच्चे सब बड़े हो गए हैं, विदेश जा बसे हैं। उन्हें हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। अपने पास कोई कमी है नहीं, फिर क्यों इस उम्र में अपने से काफी कम उम्र के लोगों की झिड़कियां सुने। जबरन ही कभी कभी शाम को खाने के बाद सुरभि पति को अपने साथ लेवा जाती। सड़क पार एक बड़ा पार्क था, उसमें चहलकदमी करते। वहां बच्चों का हुल्लड़ उन्हें पसंद नहीं आता, खासकर वो जिस तरह धौल धप करते, गेंद खेलते, भाग दौड़ में गिरते पड़ते। कभी कभी उनकी गेंद उन तक आ जाती या उन्हें लग जाती तो झुंझला उठते। ये पार्क ही रह गया है क्या तुम लोगों को हुल्लड़ मचाने के लिए। वो पति की कोहनी दबा देती। तो कहाँ जाएं बेचारे खेलने। सड़क पर वाहनों की रेल पेल, घरों में जगह नहीं, स्कूल दूर है, कहाँ खेलें फिर। भाड़ में, वो चीख से पड़ते। ये उनका तकिया कलाम था। जब भी जिस पर भी वो गुस्सा होते उनके मुंह से यही शब्द निकलता। आखिर उनकी बात सच निकली। बच्चे हमसे बहुत दूर विदेश के भाड़ में चले गए और स्वयं भी वो चिता के भाड़ में, और जीते जी वो भी इस फ्लैट में अकेली भाड़ में ही पड़ी हुई है। शाम को जब बर्तन मांजने वाली बर्तन साफ कर जाती तो वो अक्सर सामने के पार्क में चली जाती। इस भाड़ से कुछ देर तो बाहर निकले। घूमती टहलती, जब थक जाती तो सीमेंट की बेंच पर बैठ जाती। एक दिन बैठी तो एक और वृद्धा उनके निकट आ बैठी। इस उम्र की औरतों का एक सूत्री कार्यक्रम होता है, बेटे बहुओं की आलोचना करना और बेटियों के गुणगान, अपने दुख दर्द और बेचारगी का रोना और बीमारियों का बढ़ा चढ़ा कर बखान करना। ये भी कि बहू इस उम्र में उन्हें कैसा खाना देती है, उनसे क्या क्या काम कराती है, इसका पूरा लेखा जोखा। बहुत जल्दी उब जाती हैं वो इन बुढ़ियों की एक रस बातों से। सुरभि उठने की को ही थी कि वो वृद्धा बोली, आजकल मैं सुबह टेलीविज़न पर योगा और प्राणायाम देखती हूँ। पहले सुबह यहाँ घूमने आती थी, पर जब से चैनल पर ये कार्यक्रम आने लगा आ ही नहीं पाती। आपको भी ज़रूर देखना चाहिए, सारे रोगों की दवा बताते हैं। अब आसन तो इस उम्र में हो नहीं पाते मुझसे, पर हाथ पाँव को चलाना, घुटनों को मोड़ना, प्राणायाम तो कर ही लेती हूँ। फायदा हुआ कुछ इन सब से आपको। न चाहते हुए भी सुरभि पूछ बैठी। पहले हाथ ऊपर उठाने में बहुत तकलीफ होती थी, घुटने भी काम नहीं करते थे। यहाँ पार्क में ज्यादा चल फिर लेती तो टीस होने लगती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। टीस कम हो गई है, हाथ भी ऊपर उठने लगे हैं, जांघों का मांस भी कुछ कम हो गया है। सब प्रचार है बहन जी, दुकानदारी कहिए। वो मुस्कुराती हैं। कुछ बातें ठीक हैं उनकी। सुबह उठने की आदत, टहलना, घूमना फिरना, स्वच्छ साफ हवा में अपने फेफड़ों में सांस खींचना। कुछ आसनों से जोड़ चलाए जाएंगे तो जाम होने से बचेंगे ही। पर हर रोग की दवा योग है, ये सही नहीं हो सकता। पास वाली बिल्डिंग के तीसरे माले पर एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे। उन्होंने 15-16 साल का एक नौकर रख रखा था। बच्चे विदेश से पैसा भेजते थे। नौकर ने एक दिन देख लिया कि पैसा कहाँ रखते हैं। अपने एक सहयोगी की सहायता से नौकर ने रात को दोनों का गला रेत दिया और माल मत्ता बटोर कर भाग गए। पुलिस दिखावटी कार्यवाही करती रही। 1 साल हो गया, ना कोई पकड़ा गया, ना कुछ पता चला। सुरभि और उनके पति ने तब से नियम बना रखा था कि पैसा और जेवर कभी नौकरों के सामने न रखो। जरूरत भर का ही बैंक से वो पैसा लाते थे। खर्च होने पर फिर बैंक चले जाते थे। किसी को बड़ी रकम देनी होती तो हमेशा ये कहकर दूसरे दिन बुलाते थे कि बैंक से लाकर देंगे, घर में पैसा नहीं रहता। मौत सचमुच बहुत डराती है उन्हें। पति के जाने के बाद जैसे सब कुछ खत्म हो गया। क्या आदमी जीवन में इतना महत्व रखता है, कई बार सोचती हैं वो, और हमेशा इसी नतीजे पर पहुंचती हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण, खासकर इस उम्र में, इन परिस्थितियों में, ऐसे अकेलेपन में। कोई तो हो जिससे बात करें, लड़ाई झगड़े बहस करें, देश और दुनिया के हालात पर अफसोस करें।
इसी इमारत में एक अकेले सज्जन भाटिया साहब अपने फ्लैट में रहते हैं। बैंक के रिटायर अफसर, बेटा बहू आईटी इंजीनियर, बंगलौर में नौकरी। बूढ़े का स्वभाव जरा खरा था। देर रात तक बेटे बहू का बाहर क्लबों में रहना, सुबह देर से उठना, फिर सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा दफ्तर भागना। कुछ दिन तो भाटिया साहब ने बर्दाश्त किया। फिर एक दिन बोले, मैं अपने शहर जाकर रहूंगा, यहाँ अकेले नहीं रह सकता। कोई बच्चा भी नहीं है तुम लोगों का कि उससे बतियाता रहूं। बच्चे के लिए वक्त कहाँ है पापा हमारे पास, जब वक्त होगा देखा जाएगा, लड़के ने लापरवाही से कहा था। भाटिया साहब इसी बिल्डिंग के अपने फ्लैट में आ गए। भाटिया साहब के फ्लैट का दरवाज़ा एकांत गैलरी में पड़ता था। किसी को पता नहीं चला। दूध वाला 3 दिन तक दूध की थैलियां रखता रहा। अखबार वाला भी रोज दूध की थैलियों के नीचे अखबार रखता रहा। चौथे दिन पड़ोसी से बोला, भाटिया साहब क्या बाहर गए हैं? हम लोगों से कहकर भी नहीं गए। दूध और अखबार 3 दिन से यहीं पड़ा है। पड़ोसी ने आसपास के लोगों को जमा किया। दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। पुलिस बुलाई गई, दरवाज़ा तोड़ा गया। भाटिया साहब बिस्तर पर मृत पड़े थे और लाश से बदबू आ रही थी। पता नहीं किस दिन किस वक्त प्राण निकल गए। अगर भाटिया साहब की पत्नी जीवित होती तो यूं असहाय अवस्था में नहीं मरते। ऐसी मौतें सुरभि को भी बहुत डराती हैं। कलेजा धड़कने लगता है जब टीवी पर, समाचारों में, अखबारों या पत्रिकाओं में अथवा अपने शहर या आसपास की इमारतों में किसी वृद्ध को ऐसे मरते या मारे जाते देखती हैं। उस रात उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आती। लगता रहता वो भी ऐसे ही किसी दिन या तो मार दी जाएंगी या मर जाएंगी, और उनकी लाश भी ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी सड़ती रहेगी। पुलिस ही दरवाज़ा तोड़ेगी, पोस्टमार्टम कराएगी, फिर अड़ोसी पड़ोसी ही दाह संस्कार करेंगे। बेटे बहू या बेटी दामाद तो विदेश से आएंगे नहीं। इसी डर से उन्होंने अपने तीनों पड़ोसियों को बच्चों के पते और टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर दे रखे हैं। घटना दुर्घटना का इस उम्र में क्या ठिकाना, कब हो जाए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।